मैं प्रोफेसर अनूप सिंह समाजशास्त्र का विशेषज्ञ हूँ और आज इग्नू के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आपके समक्ष जो मेथड्स ऑफ सोशल इंक्वायरी है इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूँगा। इस विषय में तमाम इससे पहले भी व्याख्यान संचालित हो चुके हैं और आप सबको उस संदर्भ में जो बृहद ज्ञान है तमाम प्रविधियों, उपागमों और साथ ही साथ पद्धतियों के बारे में विस्तार से चर्चा हो, इसको लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के तहत और इसके इतर भी जो बच्चे इस ज्ञान को अर्जित करने वाले हैं उनको इस तथ्य से अवगत ही हैं कि कोई भी ज्ञान की विधा बिना पद्धति के नहीं हो सकती, चाहे वो समाज विज्ञान हो या भौतिक विज्ञान हो। पद्धति का अर्थ ये है कि जब कभी उन कार्यप्रणालियाँ जिनके माध्यम से अनुभव सिद्ध ज्ञान को अर्जित करना हो और उनको अर्जित करके उस समस्या का निदान किया जा सके। मार्टिनडेल ने इस तरीके से एक परिभाषा भी की है कि पद्धति वो कार्यप्रणालियाँ हैं जिनसे अनुभव सिद्ध ज्ञान को अर्जित किया जा सके और अर्जित करके उस ज्ञान के माध्यम से एक सामान्यीकरण के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। वास्तव में व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान ये आवश्यक है और हम ये जानते हैं कि कोई भी ज्ञान तब तक एम्पिरिकली ऑब्जर्व्ड और साइंटिफिक नहीं हो सकता जब तक कि वो कुछ चरणों से ना गुजरे। और एक पद्धति के प्रयोग का सामान्य अर्थ ये है कि हम पहले निरीक्षण करते हैं, फिर परीक्षण करते हैं, फिर वर्गीकरण करते हैं, प्रयोग और फिर सामान्यीकरण करते हैं और उसके उपरांत एक सिद्धांत का निरूपण होता है। यानी सिद्धांत निरूपण की प्रक्रिया में उक्त चरणों का पालन करना ही पद्धति का प्रयोग है। और पद्धति समाज विज्ञानों में विशेष रूप से ये चर्चा मिलती है कि सोशल फेनोमेना बड़ी उसकी जो स्वरूप है वो अब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। और जिस तरह भौतिक विज्ञानों में इकाइयों का क्वांटिफिकेशन करना और उसके माध्यम से रिजल्ट निकालना बड़ा सरल होता है, वो समाज विज्ञानों में उतना सरल नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा अध्ययन की इकाई है मानव और मानव का व्यवहार और व्यवहार से जो उपजी अंतरक्रियाएं हैं और उसके उपरांत एक सोशल रियलिटी का जो फॉर्मुलेट करते हैं, मैंने मानव के अंतःक्रियाओं से उभरी हुई सामाजिक वास्तविकता का निरूपण और उसके माध्यम से समाज के संबंधों की जटिल संरचना को समझना। और इसलिए ये इकाई परिवर्तनशील, प्रतिपल परिवर्तनशील होने वाली इकाई को किस तरीके से जो कंट्रोल्ड नहीं है कैसे हम एक निष्कर्ष तक पहुंचे, ये एक चुनौती निश्चित रूप से रहती है। लेकिन समाज विज्ञानों में यूरोप में जब ये इन विज्ञानों का प्रयोग हो रहा था तो बहुत सारा बल क्वांटिटी के ऊपर था कि किस तरीके से क्वांटिफिकेशन करके, जैसे भौतिक विज्ञानों में एक बड़े सार्वजनिक नियमों का निरूपण किया जाता है, एक साथ जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉज, मतलब ऐसे कारण समान प्रभाव और समान परिस्थितियों के कारण समान परिणाम दें, ऐसे रिजल्ट्स, ऐसे थियोराइजेशंस किया जा रहा था। और उस थियोराइजेशन में जरूरी था क्वांटिफिकेशन ऑफ सोशल फिनोमेना। यूरोप के तमाम देशों में समाज विज्ञानों में सोशल फिनोमेना को क्वांटिफाई करके रिजल्ट निकालने पर बल दिया जाता है। एक लंबे कालखंड तक इस पद्धति का प्रयोग किया जाता रहा, क्योंकि माना गया जब तक हम क्वांटिफिकेशन ऑफ डेटा नहीं करते तब तक जो रिजल्ट निकालना है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो कार्यकारण संबंधों पर आधारित नहीं है। और अगर यूनिवर्सल लॉज बनाने हैं तो हमको क्वांटिफिकेशन करना पड़ेगा, जैसे भौतिक विज्ञानों में करते हैं। इसलिए सोशल लॉज को बनाने के लिए भी हमको ऐसी पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। ये आग्रह कई दशकों तक पूरी दुनिया में व्याप्त रहा। समाज विज्ञानों में, खासतौर पर सोशियोलॉजी में, ये एक और जटिल समस्या है कि हम सबसे ध्रुव इकाई जो है वो व्यक्ति है और व्यक्ति भी परिवर्तनशील है, उसका मस्तिष्क प्रतिपल बदलता है। एक ही घटना के बारे में अन्य अन्य व्यक्ति अलग अलग परिप्रेक्ष्य, अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। इसलिए एक समान रिजल्ट निकालना कैसे संभव है? अगर समान ताप और समान दाब है तो परिणाम समान हो सकता है, लेकिन ये माना गया कि यदि परिस्थितियां समान हो, दशाएं समान हो, कारण समान हो, तो परिणाम भी समान होंगे। उदाहरण के तौर पर यदि ये कहा जाए कि औद्योगिकरण नगरीकरण को बढ़ावा देता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स अर्बनाइजेशन, तो इसका अर्थ ये हो गया कि जहाँ जहाँ औद्योगिक इकाइयाँ बसेंगी उसके आसपास असंगठित क्षेत्र और फिर
कॉलोनियाँ बसेंगी और इस तरह शहरीकरण की प्रक्रिया का विकास होगा। ये जर्मनी में भी है, भारत में भी है, अमेरिका में भी है, रूस में भी है और दुनिया के अन्य जगहों पर देखेंगे तो ये दिखाई देगा। इस तरीके के सोशल लॉज की एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। जैसे उदाहरण तौर पे यदि ये कहा जाए कि जो स्लम्स हैं, जो गंदी बस्तियां हैं, वो बाल अपराधियों के लिए एक तरीके से उनके उसका काम करती हैं। बाल अपराधियों के रहने का या उनके जन्म का जुवेनाइल डेलिंक्वेंट है, तो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट जो होते हैं वो स्लम्स में क्यों ज़्यादा होते हैं, उसका एक रीज़न है। स्लम्स में ब्रोकन फैमिलीज हैं, स्लम्स में आर्थिक अभाव है, स्लम्स में सामाजिक मूल्य, सामाजिक नियम, प्रतिमान और संस्कृति का अभाव है। और इसलिए जब वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी समाजीकरण की प्रक्रिया में उनका व्यक्तित्व जो होता है वो व्याधिकीय पैदा होता है। दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं, एक सृजनात्मक और एक व्याधिकीय। तो एक पैथोलॉजिकल पर्सनालिटी के साथ जन्म लेने वाले बच्चे ऑब्वियसली समाज की मूल धारा के साथ, उनकी नियमों प्रतिमानों के साथ कंफॉर्म ना करके डेविएंट बिहेवियर करेंगे। इसलिए माना जाता है कि जो गंदी बस्तियां हैं वो बाल अपराधियों के लिए शयनगृह होती हैं। तो इस तरीके की चीजें यदि हम प्रतिपादित करते हैं तो देखते हैं कि हम एक यूनिवर्सल लॉज स्टैब्लिश कर सकते हैं, बशर्ते समान दशाएं हों, समान कारण हो, तो परिणाम भी समान होंगे। तो यूनिवर्सल लॉज जस्ट लाइक फिजिकल साइंसेस हम स्टैब्लिश कर सकते हैं सोशल साइंसेस में भी। तो फिर एक लंबे कालखंड के बाद दूसरा पक्ष आया कि नहीं, क्वांटिफिकेशन ऑफ डेटा के माध्यम से हम एक्चुअल सोशल रियलिटी को निरूपित नहीं कर पाते, बल्कि जो तथ्य कहता है, आंकड़े कहते हैं, आंकड़े कई बार झूठ भी बोलते हैं। डीएन बाउले नाम के स्टैटिस्टिशियन ने कहा था कि आंकड़े जो है सतरंगी झूठ होते हैं। सतरंगी झूठ का मतलब होता है कि जो आंकड़े हम इकट्ठा करते हैं और जिन व्यक्तियों से रिस्पॉन्स लेते हैं, उन व्यक्तियों के तत्कालीन मानस में जो स्टिमुलाई आता है उस हिसाब से उसका उत्तर देते हैं और उन उत्तरों के संकलित उत्तरों के आधार पर हम रिजल्ट निकालते हैं। तो इसलिए जैसे कि उदाहरण तौर पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उदाहरण तौर पर जनगणना सर्वेक्षण है। जनगणना सर्वेक्षण एक बहुत ही प्रामाणिक डॉक्यूमेंट है। समाज विज्ञान के विद्यार्थी, शोधार्थी, हम सब उन आंकड़ों का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बृहद पैमाने पर एक साथ पूरे देश में जनगणना का आंकड़ों का संकलन होता है, वो आंकड़े कई बार सत्य को का रिफ्लेक्शन नहीं करते, कई बार वो सत्य से परे होते हैं। और इसलिए जो सेंसस है, वो सेंसस सर्वे ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर क्वेश्चनेबल हो जाता है। तो फिर ये हुआ, सवाल उठा कि कैसे फिर क्या करना चाहिए। तो उस दौर में 60s के दौर में भारत में विशेष तौर पर सोशल इंडिकेटर अप्रोच का जन्म होता है, सामाजिक सूचकांक पद्धति जन्म होता है और कहा जाता है क्वालिटेटिव डेटा जो है इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब जो वर्चूज हैं, जो गुण हैं, जो कौशल है, जो ऐसे इकाइयों के जो जो व्यवहार हैं, उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं, उनकी जो अच्छाई बुराई के आधार पर दिया जाना निर्णय है, उनका स्टॉक ऑफ नॉलेज प्री कंसीव्ड नोशंस के आधार पर किया गया निर्णय है, उन सब तथ्यों को संज्ञान में लेकर के हमें परिमाणात्मक की जगह पर गुणात्मक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा आग्रह पूरी दुनिया में स्टैब्लिश हो रहा था और भारत में भी ये माना गया कि जो डे टू डे एवरी लाइफ है, जो एवरीडे लाइफ है मानव की, वो एवरीडे लाइफ का के माध्यम से यदि हम कोई अच्छा समाज वगैरह निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो हमें गुणात्मक पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। यूरोप में भी उस समय तमाम गुणात्मक पद्धतियों का विकास हुआ। हम सब जानते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल पद्धतियां हैं या जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, वो बेसिकली 4-5 हैं। अगर श्रेणियों में बांटा जाए तो देखा जाए जो स्टैटिस्टिकल मेथड है, सामान्य जो सरल सांख्यिकीय पद्धति है, हिस्टोरिकल मेथड है, कंपैरेटिव मेथड है, सोशल सर्वे मेथड है, इन सबको हम क्वांटिटेटिव मेथड की परिधि में रख सकते हैं। अलावा इसके बहुत सारी अन्य भी पद्धतियां हैं जिनका प्रयोग समाजशास्त्र में किया जाता है, लेकिन मूल रूप से समाजशास्त्र में प्रारंभिक तौर पर तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया, जिसका विस्तृत विश्लेषण अभी हम करने वाले हैं। तो ये दूसरी तरफ जो क्वांटिटेटिव के अलावा क्वालिटेटिव मेथड्स थी, जो गुणात्मक परिधि थी, उस गुणात्मक पद्धतियों के अंतर्गत हम देखते हैं सोशियोमेट्री आती है, हम देखते हैं केस स्टडी मेथड आती है,
और इन केस स्टडी मेथड और सोशियोमेट्री, एथनोमेथोडोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और ऐसे तमाम गुणात्मक पद्धतियां हैं जो सोशल रियलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए समाज वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए ये कुल एक सारांश मैंने आपके समक्ष रखा। यदि आपको समझना रहे कि सोशियोलॉजी में कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, तो ब्रॉड कैटेगरी में दो श्रेणियां हैं। एक परिमाणात्मक पद्धति यानी क्वांटिटेटिव मेथड्स, और दूसरा गुणात्मक पद्धति यानी क्वालिटेटिव मेथड्स। अलावा इसके भी कई सारी पद्धतियों की चर्चा समाजशास्त्र मिलती है। लेकिन आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं विद्यार्थियों, पद्धति, उपागम और प्रविधि में अंतर होता है। समाजशास्त्र में प्रारंभिक तौर पर तमाम उपागमों की चर्चा मिलती है। हम उसकी जो फिलोसफिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो हम देखेंगे एम्पिरिसिज्म, नेचुरलिज्म और पॉजिटिविज्म, फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोचेस, ये तमाम जो उपागम थे ये उपागम हैं जिनके आधार पर समाजशास्त्र आगे बढ़ता है। आप अगर देखेंगे तो इवोल्यूशनरी अप्रोचेस का प्रयोग होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का प्रयोग हुआ है, मार्क्सिस्ट अप्रोच का प्रयोग हुआ है, हिस्टोरिकल अप्रोच का प्रयोग हुआ है, कॉम्परेटिव अप्रोच का प्रयोग हुआ है। और इस तरीके से इन तमाम उपागमों का प्रयोग हुआ है ज्ञान को उद्भाषित करने के लिए। समाजशास्त्र में इस तरह उपागमों का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ है। भारत के समाजशास्त्र में तो इस तरीके से देखा जाए तो करीब करीब 70 से 80% जो ज्ञान भारत के अंदर समाजशास्त्र में उद्भाषित हुआ है, निरूपित हुआ है, विश्लेषित हुआ है, वो ज्ञान स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के माध्यम से हुआ है। चाहे वो आप एम एन श्रीनिवास साहब का जो स्टडी है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द फूड्स ऑफ साउथ इंडिया, तो दक्षिण भारत के कुछ लोगों का जो अध्ययन था उसके आधार पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो 1952 में पूरी दुनिया में इंपॉर्टेंट सिद्धांत में माना गया, वो संस्कृतिकरण का सिद्धांत स्टैब्लिश किया था। और एक आधी थ्योरी जिसको बोलते हैं, कहा जाता है समाजशास्त्र में 1.5 थ्योरी ऐसी है जो भारत की देन है, और वो एक थ्योरी है संस्कृताइजेशन एम एन श्रीनिवास साहब की, और आधी थ्योरी है जो वेस्टर्नाइजेशन है। किस तरीके से भारत और एशिया के ऊपर पश्चिमीकरण का प्रभाव हुआ है और पश्चिम के प्रभाव के स्वरूप हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ताने बाने का में परिवर्तन हुआ, उसका अनुपालन किया गया, उस प्रभाव को दिखाता है। यानी कि जो 150 वर्षों का पश्चिम का जो प्रभाव भारत के ऊपर था, उस प्रभाव के फलस्वरूप जो भी परिवर्तन परिलक्षित होते हैं उसको पश्चिमी गण की श्रेणी में रखते हैं। SN आइसेंसेट से लेकर के और डेनियल लर्नर तक तमाम एक लंबी श्रृंखला है जो इस पूरी उपागम की व्याख्यायित करती है। विद्यार्थियों, ये बात जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये बात ये है कि 1.5 थ्योरी जो मैंने कही, ये बात तमाम समाजशास्त्रियों ने अपनी बात कही है, उसमें बताया है कि भारत का कुल ये योगदान है समाजशास्त्र में। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं, ये बात मैंने किसी विद्वान के माध्यम से उल्लेखित यहाँ पर किया है। लेकिन इंटरनेशनली एक्नॉलेज जो थ्योरी थी वो 1.5, दैट इज संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, और ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के माध्यम से इसका अध्ययन किया गया था। तो श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन किया था। देयर वर 8 हैमलेट्स ऑफ द टूट्स ट्राइब्स, उनका अध्ययन किया। उसके आधार पर उन्होंने ये सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया किताब भी लिखी थी, और उस किताब में इन सब सिद्धांतों में, जिसमें डोमिनेंट कास्ट की बात करें या आप संस्थाइजेशन बात करें, वेस्टर्नाइजेशन की बात करें, इन सब चीज़ों का निरूपण वहाँ पर दिखाई देता है। बल्कि रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर थ्योरी भी स्टैब्लिश यहाँ पर होती है, जो स्टडी की थी स्टॉफर ने, लेजार्सफील्ड ने। उसके आधार पर मर्टन ने जो उसको लिखित किया अपने सिद्धांतों में, उस स्टडी के आधार पर बाद में रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी का प्रयोग यहाँ पर प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास भी करते हैं, जिसको प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी एंटीसिपेटरी सोसाइजेशन कहते हैं, संस्कृतिकरण को। ये वो प्रक्रिया की बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि ऐसा नहीं हुआ कि जिन पद्धतियों में बात कर रहा हूँ वही पद्धतियाँ महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इस तरह उपागमों से भी बहुत सारा ज्ञान भारत के अंदर भरा पड़ा है। प्रोफेसर श्यामा शरण दुबे की बात करें तो प्रोफेसर SC दुबे साहब ने भी जो है एक किताब, जिसको हम कहते हैं, जिस तरीके गीता है हिंदू समाज के पढ़ने के लिए, उस तरीके से ये एक ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत रूरल प्लानर्स के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए पूरी दुनिया में कोई किताब को पढ़ना चाहिए प्रत्येक प्लानर्स को, वो किताब का नाम है इंडियन विलेज, भारतीय ग्राम।
की किताब हिंदी माध्यम से भी उपलब्ध है, लेकिन ये पहले मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई, उसको इंडियन विलेज के नाम से जानते हैं। ये किताब प्रोफेसर श्यामाशरण दुबे ने हैदराबाद के समीर पेट जो था वहाँ के करीब 8 हैमलेट या 10 हैमलेट्स की स्टडी की थी, और स्टडी के आधार पर भारतीय गाँवों को समझने के लिए, उनकी बारीकियों को समझने के लिए, उनके अंतःक्रियात्मक संबंधों को समझने के लिए, और संरचनात्मक स्वरूप ही नहीं बल्कि अंतःक्रियात्मक संबंधों से की जटिलताओं को समझने के लिए बहुत ही बेहतर पुस्तक है, जिसमें आप किसी गाँव की सामाजिक संरचना, किसी गाँव की राजनीतिक संरचना, किसी गाँव के अथॉरिटी स्ट्रक्चर, किसी गाँव का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, किसी गाँव में कंटिन्यूटी और चेंज कैसे होता है, ट्रेडिशंस और मॉडर्निटी का लिंकेज क्या है, इन सब पक्षों पर बड़ी बृहद चर्चा मिलती है, और ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के माध्यम से स्टडी किया गया। एक लंबी फहरिस्त है, मैं उसकी चर्चा करूंगा तो विषयांतर होगा। इस तरीके से इवोल्यूशनरी अप्रोच से भी स्टडी किया गया, हर्बर्ट स्पेंसर ने उसका मूल माना जाता है, वहाँ से अध्ययन किया। उस उपागमों की भी हम श्रृंखला में देखते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि अध्ययनों की प्रक्रिया में अगर हम प्रारंभ करें सोशल सर्वे मेथड का, जिसकी मैंने सबसे पहले आपके सामने बात रखी थी, कि सोशल सर्वे मेथड एक क्वांटिटेटिव मेथड है, एक परिमाणात्मक पद्धति है, और परिमाणात्मक पद्धति विद्यार्थियों की स्पष्ट कर दूं, पद्धति जो है ये प्रविधि से भिन्न है। पद्धति कार्य करने का एक तरीका है, कार्य करने की प्रणाली है, जिससे हम इंपिरिकल नॉलेज को प्राप्त कर सकें, और जो प्रविधि है वो तथ्य संकलन का टूल है, एक तरीका है, एक औजार है, एक यंत्र है, जिस माध्यम से, जिस तरीके से हम जिस के माध्यम से हम तथ्यों को संकलन करते हैं वो प्रविधि है, दैट इज टेक्निक। बट जो मेथड है वो एक बृहद चीज है, वो एक पूरी कार्य प्रणाली है, एक मैकेनिज्म जो परिभाषित करता है पूरी प्रक्रिया को। टेक्निक डिफाइन करती है, अब मेथड डिफाइन करती है टेक्निक होगी क्या। पद्धति जैसी होगी, टेक्निक भी उसके अनुरूप ही तय होगी। यानी एक शोधकर्ता क्षेत्र में जब जाता है तो सबसे पहले वो एक पद्धति का को आग्रह करता है कि पद्धति लेना है, कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करेंगे हम। सोशल सर्वे मेथड लेंगे, या स्टैटिस्टिकल मेथड लेंगे, कंपैरेटिव मेथड लेंगे, या हिस्टोरिकल मेथड लेंगे, या सोशियोमेट्री का प्रयोग करेंगे, और फिर उसके माध्यम से टूल्स जो होंगे डेटा कलेक्शंस के, यानी टेक्निक्स क्या होगी। जैसे उदाहरण तौर पर हम ऑब्जर्वेशन है, जो शेड्यूल है, क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, ये सब क्या है, ये सब टेक्निक्स हैं, प्रविधियां। तो मैं शुरुआत करता हूं सोशल सर्वे मेथड से। आप सब इग्नू के विद्यार्थी इस सब बातों को अपने पास जो उपलब्ध आपके पास स्टडी मटेरियल्स में पढ़ते होंगे, मैं थोड़ा विस्तार से उदाहरणों सहित आपको बात समझाने का प्रयास करूँ। सामाजिक सर्वेक्षण मेथड सबसे पुरानी पद्धति है। ये माना जाता है कि समाजशास्त्र में और समाजशास्त्र इतर भी समाज विज्ञानों में वैज्ञानिकता लाने के लिए, ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए, कार्यकारण संबंधों के आधार पर अपने निष्कर्षों को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले सोशल सर्वे मेथड का ही प्रयोग हुआ है। और ये इस रूप में नहीं हुआ, बल्कि अन्य विज्ञानों में भी इसका प्रयोग हो रहा था। सोशल सर्वे मेथड जो है वो किसी भौगोलिक क्षेत्र में, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर सर्वे को प्रामाणिक मानना है तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में करना चाहिए। यद्यपि इसका प्रयोग कई बार संसद सर्वे जब हम कहते हैं तो पूरे देश में एक साथ चलता है, और इस तरीके से एक बड़े बृहद भौगोलिक क्षेत्र में भी होता है इसका प्रयोग। लेकिन सामान्य तौर पर अगर अच्छा प्रमाण चाहिए, अच्छा परिणाम चाहिए, वैज्ञानिकता चाहिए, वस्तुनिष्ठता चाहिए, निष्कर्ष वैज्ञानिक चाहिए, तो हमको एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किया जाने वाला ऐसा पद्धति है जिसके माध्यम से हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं, और उनके बीच में कारक संबंधों के माध्यम से इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करके एक परिणाम निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, और वो निष्कर्ष समाज की समस्याओं को समझने, उनका विश्लेषण करने और साथ ही साथ उनके निदान करने में भी सहायक होता है। सर्वेक्षण सामान्य तौर पर एक डायग्नोस्टिक टूल के रूप में भी इस्तेमाल होता है। यानी जो सर्वेक्षण किया जा रहा है वो सर्वेक्षण उस इकाई और उस इकाई जुड़ी परस्परिक अन्य इकाइयों की बृहद अध्ययन
करने को लेकर के है और उस इकाई के सारे पक्षों का अध्ययन करता है सामाजिक सर्वेक्षण। लीपले, जॉन ग्रांट, बाउंड्री, रोड्स, ऐसे तमाम विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का अध्ययन किया है प्रारंभ में और इस पद्धति के प्रयोग के माध्यम से सबसे पहले सेंसस डेटा, जो डेमोग्राफिक डेटा, उसकी स्टडी करने के लिए लीपले ने इसका प्रयोग किया था। और या स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी का बात करें व्हाइट ने भी इसका प्रयोग किया। व्हाइट ने एक स्टडी किया, उसमें माना कि किस तरीके से जो बाल अपराधी कैसे बनते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, उनको लेकर के भी जो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी किताब लिखी, व्हाइट ने इसका स्टडी किया। तो सोशल सर्वे मेथड में सबसे पहले डेमोग्राफिक डेटा की स्टडी किया गया। सोशल सर्वे स्टेट भी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हम आपको एक छोटा उदाहरण देके बात करेंगे। जैसे उदाहरण तौर पर हम सेंसस सर्वे करते हैं, हम इवैल्यूएशन सर्वे करते हैं, इसमें भी हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। सर्वे में हम इंटरव्यू शेड्यूल बनाते हैं, एक साक्षात्कार अनुसूची बनाते हैं, हम अवलोकन करते हैं। अवलोकन का अर्थ यहाँ सामान्य अवलोकन नहीं, बल्कि अवलोकन का अर्थ उस सामाजिक इकाई का जिसका हमें अध्ययन करना है, एक शोधकर्ता के नाते उसके जो अंतर्निहित स्वरूप हैं, उसकी जो इंटरमिटेंट क्वालिटी है, उसको हम अवलोकित कर रहे हैं। हम एक सामान्य दर्शक के रूप में अध्ययन नहीं कर रहे, बल्कि मेरा अवलोकन अपने उद्देश्यों के बारे में स्पष्टता के आधार पर उस इकाई का हो रहा है और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमारे पास रिसर्च क्वेश्चंस हैं, जिसको लेके हम उसका अवलोकन कर रहे हैं। अवलोकन दो तरीके से है। एक ब्रॉड लेवल पर देखा जाए तो एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, एक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। समाज विज्ञानों में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन थोड़ा कठिन है और इसलिए हम लोग यहाँ पर नॉन पार्टिसिपेंट या क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में कई बार हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना होता है। जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं या प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं, उनका अध्ययन करने के लिए वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सामाजिक परंपराएं, वहाँ के मूल्य, वहाँ की अलिखित जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उनको समझने के लिए एक शोधकर्ता को फील्ड में रहना होता है। फील्ड में लंबे समय तक रह करके ही उन गूढ़ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संरचनाओं को जो वहाँ नीत है उस प्रिमिटिव ट्राइब में, उस आदिम समाज में, उनकी जानकारी की जा सकती है। आर्म चेयर पीपुल की तरह बैठ करके उसका काम नहीं किया सकता है। इसलिए कई बार एंथ्रोपोलॉजिस्ट के ऊपर टिप्पणी होती है कि वो अगर उनके बहुत सारे अध्ययन ऐसे हैं जो बिना पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के हैं, तो उनको हम आर्म चेयर रिजल्ट्स कहते हैं। लेकिन समाजशास्त्र में विद्यार्थियों पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी जो अध्ययन की इकाई है वो भिन्न है। हमारे परिवार, विवाह, धर्म, जात, आर्थिक व्यवस्था, तमाम जो समाज में घटित होने वाली इकाइयाँ और कई राजनीतिक कार्यक्रम, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम, नातेदारी व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं, मीडिया समाज के संबंध, राजनीति और समाज के संबंध, अर्थव्यवस्था और समाज के संबंध, व्यक्ति और व्यक्ति के पारस्परिक संबंध, लैंगिक भेद के मुद्दे, समाज में जात, धर्म, भाषा, पंथ, क्षेत्र, मजहब के आधार पर समाज को विभाजित करने वाले, उसको अफेक्टेड करने वाले मुद्दे, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इन्फोटेक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर, स्पिरिचुअल फैक्टर्स, ये सब कारक जिस तरह समाज को प्रभावित करते हैं, उन सब का गहराई से अध्ययन करने के लिए, चाहे वो इवेल्युएशन स्टडी हो, चाहे आफ्टर इफेक्ट स्टडी हो, चाहे वो कोरिलेटिव स्टडी हो, चाहे इन सब अध्ययनों को करने के लिए हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम सब लोग या तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं या हम क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत हम इस तरीके से बाजार को क्या चाहिए, अगर उसका अध्ययन करना है तो हम सर्वे करते हैं। व्यक्तियों की ज़रूरतें, उनके प्रेफरेंसेस, नीड्स का असेसमेंट करते हैं। यदि हमको ये देखना है कि वोटिंग बिहेवियर किन किन कारणों से प्रभावित होता है, मास सोसाइटी कैसे सोचती है, एक युवा, एक प्रौढ़, एक वृद्ध, और किस तरीके से समाज में किस तरह के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहते हैं, अगर उसका स्टडी करना है तो हम एक सर्वे करते हैं और उस वोटिंग बिहेवियर एंड मास सोसाइटी के कोरिलेशन स्टडी करते हैं और इस स्टडी में हम सोशल सर्वे मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट समाज के ऊपर पड़ रहा है।
अगर इसका स्टडी करना तो हमको सोशल सर्वे मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सोशल सर्वे मेथड्स के अंतर्गत भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा हमारे अध्ययन की इकाई क्या है, क्योंकि जो अंतः इकाई है और इकाई से जुड़ी हुई पारस्परिक जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन हम इस मेथड में करते हैं। तो मुझे लगता है आप स्पष्ट हो गए होंगे सोशल सर्वे मेथड क्या है, सामूहिक सर्वेक्षण पद्धति क्या है। दूसरी पद्धति कंपैरेटिव मेथड की बात करें मित्रों, सोशियोलॉजी में कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर आप प्रारंभिक अध्ययनों की बात करें तो तुलनात्मक पद्धति वो पद्धति थी जो आधारभूत पद्धति थी समाजशास्त्र के अंतर्गत, और जो हमारे पायनियर सोशियोलॉजिस्ट है जिसमें दुर्कीम का नाम विशेष रूप से मैं लेना चाहूंगा, एमाइल दरखाइम ने अपनी किताब द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग किया है। उन्होंने साथ ही साथ अपनी अन्य किताबों में भी, यदि हम बात करें सोशल सॉलिडरिटी की, जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी की स्टडी करते हैं और ये बताते हैं कि प्रिमिटिव लॉज का जो है और वर्तमान जो लॉज उनका एक तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, उस आधार पर उन्होंने रिप्रेसिव लॉ और रेस्ट्रिक्टिव लॉ को स्टैब्लिश किया था। तो वो अध्ययन भी उन्होंने अपनी पुस्तकों में द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में ये स्टैब्लिश करने का प्रयास किया। तो कंपैरेटिव मेथड एक ऐसी पद्धति है जिसमें दो इकाइयों का पारस्परिक तुलना की जाती है उस तुलना के आधार पर, और ये इनसाइड होता है, ये किसी बाहर की इकाई से तुलना नहीं होती। ये एक बड़े स्वरूप जिस स्ट्रक्चरल फॉर्म की हम स्टडी करने जा रहे हैं उस स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंतर्गत निहित इकाइयों की तुलना करते हैं और उस तुलना के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, और इन निष्कर्षों को बड़े पैमाने पर बाद में जब ये निष्कर्ष निकल के आते हैं, जैसा मैंने बताया था आपको कि जो सामान्यीकरण है वो थ्योराइजेशन करता है, तो वो जो थ्योराइजेशन होगा वो हम बड़े पैमाने पर स्टैब्लिश करेंगे, यानी किसी छोटी इकाई के अंदर निहित सोशल रियलिटीज को कंपैरेटिवली नैरेट करके हम एक बड़े समाज पर उन अध्ययनों को विस्तारित कर सकते हैं और उसकी प्रामाणिकता को जांच सकते हैं। इसलिए कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग समाजशास्त्र में बहुत ज्यादा हुआ है। कुछ प्रारंभिक मानव शास्त्रियों ने भी इसका अध्ययन किया है, लेकिन एमाइल दरखाइम को इसका विशेष रूप से जन्मदाता माना जाता है जिन्होंने कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग विस्तार से किया है। मित्रों, एक तीसरी पद्धति है जो अभी हमने आपके सामने एक सोशल सर्वे मेथड की बात की, हमने आपके सामने कंपैरेटिव मेथड की बात की। अगर हम हिस्टोरिकल मेथड की बात करें तो वास्तव में हिस्टोरिकल मेथड क्यों जरूरी है? समाजशास्त्र में ओपनहीमर नाम के एक विद्वान ने इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। वैसे ये माना जाता है हिस्टोरिकल मेथड का प्रयोग हिस्टोरियोग्राफी में भी किया जाता है और कई सारे इतिहासवेत्ता भी इसका प्रयोग करते हैं। भविष्य में जो घटित हो चुका है, जो होने वाला है, उसका निर्धारण भूत में जो घटित हुआ उसके आधार पर होता है। भूत में जो घटित हुआ है वो क्यों घटित हुआ है, उसके लिए क्या क्या दशाएं थी, क्या कारण थे कि ऐसा घटित हुआ, और उसकी जानकारी करने के लिए हम वर्तमान का अध्ययन कर सकते हैं, और वर्तमान के अध्ययन के आधार पर भूत में घटित होने वाली घटनाएं, उनके कारण और उसके आधार पर भविष्य में कैसा होने वाला है इसका निरूपण करते हैं। यही ऐतिहासिक पद्धति है, यही हिस्टोरिकल मेथड है। हिस्ट्री के अंतर्गत तो इसका प्रयोग करते ही हैं, समाजशास्त्र में भी तमाम क्षेत्र हैं जहाँ पर हम हिस्टोरिकल मेथड का प्रयोग करते हैं। अगर आपको ये अध्ययन करना है कि आज बाल विवाह, पर्दा प्रथा और तमाम ऐसी प्रथाएं हैं वो किसी न किसी रूप में आज भी क्यों भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रासंगिक हैं और क्यों ये प्रासंगिक हुई हैं, अगर इसका अध्ययन कर रहे हैं तो आपको यू हैव टू गो बैक इन हिस्ट्री। क्यों इसका जन्म हुआ? उसका जन्म सिर्फ मुगलों के कारण नहीं हुआ, मुगलों की परंपराओं के कारण नहीं हुआ, बल्कि उसका कारण कुछ और थे। तो उन कारणों को जानने के लिए आपको यू हैव टू गो बैक इन हिस्ट्री, आपको इतिहास में पीछे जाना होगा और उन दशाओं समझना पड़ेगा कि ये बाल विवाह क्यों प्रारंभ हुए और पर्दा प्रथा क्यों प्रारंभ हुई। आपको तमाम जो जैसे 3 रेवोल्यूशंस हैं जिनको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, आप जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में 1789 में हुई और 1885 में औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ। और इस तरीके से वैसे तो 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औद्योगिक क्रांति का जन्म होता है, लेकिन भारत में इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति का जन्म दिखाई देता है। तो ये जो 3 रेवोल्यूशंस पूरी दुनिया में हुई, वैश्विक स्तर पर हुई है, अगर इसकी पूर्व पीठिका को जानना है और उससे जो तमाम बदलाव समाज के अन्य निर्माणक इकाइयों में आए हैं, चाहे वो धर्म हो,
परिवार हो, समाज हो, नातेदारी हो, उन सब अंतर्वैयक्तिक संबंध हो, उन सबको समझने के लिए आपको पूर्व को समझना पड़ेगा और आने वाला समय कैसा होगा उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए हम हिस्टोरिकल मेथड का प्रयोग इस तरीके से करते हैं। कई बार इसका प्रयोग मानव शास्त्र में भी किया जाता है जब हम इसको कई सारी प्रिमिटिव ट्राइब्स की इकोनॉमी का स्टडी करते हैं, जब उनके कस्टमरी लॉज का स्टडी करते हैं, तब भी हम इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर करते हैं। अगर आपको यूपी के इंडस्ट्रियल सेटअप को समझना है तो आपको हिस्टोरिकल मेथड का प्रयोग करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की जो ऐतिहासिक आधारभूत आर्थिक संरचना कैसी रही है वो जानने के लिए आपको ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। तभी आप आने वाले नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में उस नए सुझाव आप दे सकते हैं कि कैसा उत्तर प्रदेश होना चाहिए। क्योंकि आपको ये जब तक पता नहीं है कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उनकी मूल्य परंपराएं क्या हैं, उनकी आदतें क्या हैं, उनके व्यवहार क्या हैं, उनके विचार क्या हैं, उनके सोचने का तरीका क्या है, उनकी सांस्कृतिक संरचना कैसी है, उनका विवाह के तरीके क्या हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं। जब तक आप ये नहीं जानते तब तक आप कोई ऐसा मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते, विकास का कोई मॉडल प्रशस्त नहीं कर सकते जो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए बेहतर हो। इसलिए आपको इन सब बातों को जानना आवश्यक है। हमने 3 पद्धतियों में बात की, एक सोशल सर्वे मेथड, एक कॉम्पैरेटिव मेथड। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि समय अभाव है, हमें सारी पद्धतियों पर प्रकाश डालना है, इसलिए हम बहुत विस्तार से नहीं जा पा रहे हैं। और भी कुछ चीज़ें पक्ष समय रहेगा, बाद में मैं उसको समराइज़ करूँगा, तो मैं तमाम अन्य ऐसी पद्धतियों की चर्चा करूँगा, जो आपके पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम से इतर भी तमाम अनुसंधानकर्ता अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। तो सर्वेक्षण पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति बात की। मैंने एक स्टैटिस्टिकल मेथड बात करें। ये क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, उनमें स्टैटिस्टिकल मेथड बड़ी महत्वपूर्ण है। इसको कई बार समाजशास्त्र में सोशल स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं, सामाजिक सांख्यिकीय पद्धति की बात करते हैं। आपको मैंने अपने भाषण के प्रारंभ में, व्याख्यान के प्रारंभ में कहा था कि पूरी दुनिया में जब सोशल फिनोमेना की स्टडी हो रही थी, समाज विज्ञानों का जन्म हो रहा था। आप सब जानते हैं कि उससे पहले विज्ञानों का जन्म हो चुका था और हमारा विषय, जिस विषय की हम चर्चा आज कर रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, समाजशास्त्र, इसका तो जन्म जो है वो 1838 में हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कितना वर्ष अब तक हुआ है। इस तरीके से इसका लगभग 200 वर्ष के आसपास के जो ये पूरी इसका जन्म है, 180 85 वर्ष का जो जन्म है, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारे इस जन्म की प्रक्रिया में तमाम झंझावातों को इस विषय ने झेला और इस विषय ने अपनी नई जगह बनाई, क्योंकि माना जाता है समाजशास्त्र से सरल विषय है, लेकिन इसका विश्लेषण बड़ा दुरूह है, क्योंकि हमारी जो अध्ययन की इकाई व्यक्ति है वो कठिन है, उसका विश्लेषण कठिन है। मित्रों, मैं मानता हूँ कि अगर व्यक्ति को अच्छा जीवन जीना है तो उसको समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको तमाम तकनीकी विषयों की जानकारी है, आपको गणित की, भौतिक शास्त्र की, जीव शास्त्र की जानकारी है, लेकिन यदि आपको अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की जानकारी नहीं है तो आप एक बेहतर जीवन नहीं जी सकते। इसलिए आपको इसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी ही चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये जब बल दिया जा रहा था कि हम जानते हैं कि यहाँ तक कि हमारा जो पायनियर फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, अगस्त कॉम्टे, ही वाज आल्सो प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग इन पॉलिटेक्निक एक्चुअली। तो हमारे पास जो भी बहुत सारा ज्ञान है वो बेसिकली मॉडल है, वो हमने विज्ञान से उधार लिए, उनको समाज के ऊपर अप्लाई करके देखा है कि क्या जैसे भौतिक विज्ञानों में सार्वभौमिक नियम बनाए जा सकते हैं, ऐसे ही क्या समाज विज्ञानों में सार्वभौमिक नियम बनाए जा सकते हैं। हाँ, ये बात सच है कि हमारी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात है, समान दशाएं हो, समान कारण हो तो परिणाम भी समान होंगे, वो देश, समाज कोई भी हो, काल परिस्थिति कोई भी हो। तो इस तरीके से हम इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटिफिकेशन जरूरी है, ऐसा मानती है सामाजिक जो सांख्यिकी पद्धति है हमारी, सोशल स्टैटिस्टिकल मेथड, वो मानती है कि जब हम कोई शोधकर्ता फील्ड में जाता है, मैंने बस जैसा बताया आपको, पहले हम निरीक्षण करते हैं, फिर परीक्षण करते हैं, फिर वर्गीकरण करते हैं और फिर सामान्यीकरण करते हैं। तो जो वर्गीकरण कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो क्लासिफिकेशन करने के लिए देयर शुड बी सर्टेन पैरामीटर्स,
और वो पैरामीटर कौन से होंगे, वो स्टैटिस्टिकल होंगे, वो सांख्यिकी होंगे। उदाहरण तौर पर किसी गांव में आपको ये अध्ययन करना है कि वहां के युवा किस टेक्नोलॉजिकल ऐप का प्रयोग ज्यादा करते हैं सामाजिक जागरूकता के लिए। तो अगर ये अध्ययन करना आपको है तो आप उसमें युवा मतलब कई प्रकार के युवा, फिर युवा किसी गांव में जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर ये युवाओं का वर्गीकरण होगा। एक आदिवासी युवा भी हो सकता है, एक ग्रामीण युवा हो सकता है, एक शहरी युवा हो सकता है, उसकी और उसमें भी लिंग का भेद होता है, महिला और पुरुष का भेद हो सकता है। वो युवा अनुसूचित जाति का युवा हो सकता है, अल्पसंख्यक युवा हो सकता है, पिछड़ा वर्ग का युवा हो सकता है। इस तरीके से उच्च शिक्षा प्राप्त युवा हो सकता है, निम्न शिक्षा प्राप्त युवा हो सकता है। इस तरह हैबिटेशन के आधार पर युवा का भेद कर सकते हैं। इन सब जो कैटेगराइजेशन है, ये बेसिकली कैटेगोरिकली हम डिफाइन कर रहे हैं युवा को। ये डेफिनेशन करने का औचित्य ये है कि जो निष्कर्ष हम निकालने वाले हैं वो हर प्रकार के युवा, जो युवाओं के हमने स्वरूप आपके सामने रखे, उन सब पर समान रूप से लागू होगा। तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो परिणाम है वो वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र पर यही तो आरोप लगता है कि आपका विज्ञान जो वैज्ञानिक नहीं है। हम सबका कहना नहीं, हमारे जो ज्ञान की विधा है, ये विधा कपोल कल्पित कल्पनाओं पर आधारित नहीं है, कल्प पर आधारित नहीं है, बल्कि ये आधारित है कार्यकारण संबंधों के आधार पर, ये ऑब्जेक्टिविटी पे, ये उनके पारस्परिक सहसंबंध के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष है। और इसलिए इसका यूनिवर्सलाइजेशन हो सकता है और यूनिवर्सली इसको चेक भी किया सकता है। इसलिए हमारा ज्ञान वैज्ञानिक है। क्योंकि जब मित्रों बायसनेस आती है, अभिनत का संभावना होती है, यानी बायसनेस पक्षपात झुकाव अभिनत की संभावना होती है, तब जब क्वालिटेटिव नेचर ऑफ डाटा होता है, तब जब हमने क्वांटिफिकेशन कर दिया तो उसमें कोई गुंजाइश इस बात की नहीं है कि वहां पर कोई पक्षपात आ सकता है। मान लीजिए हम वीमेन एम्पावरमेंट की स्टडी कर रहे हैं और हमने उसको बाइनरी नंबर के आधार पर 0 और 1 के आधार पर उनके जो पैरामीटर्स तय किए, जैसे आप डिसीजन मेकिंग उनकी क्या भूमिका है, उनको उनकी लीडरशिप मिल रही कि नहीं मिल रही है, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है, उनका परिवार में क्या स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनका मटेरियल स्टेटस क्या है, उनका पॉलिटिकल इंटरवेंशन क्या है। जैसे अभी आजकल के दौर में, नए दौर में सीनेटर वगैरह ने स्टडी किया बॉडी पॉलिटिक्स की, तो क्या उनका अपने शरीर पर अधिकार है क्या। अगर इन सब आधारों पर, जो मैंने सामान्य तौर पर अपने विवेक के आधार पर आपको बताया, अन्य भी हो सकते हैं, हजारों पैरामीटर्स हो सकते हैं, इंडिकेटर हो सकते हैं वीमेन एम्पावरमेंट के। लेकिन अगर इन इंडिकेटर्स को हम वीमेन एम्पावरमेंट के तौर पर लें, तो अगर हम इसको सब्जेक्टिव आधार पर विश्लेषण करेंगे तो इसमें हमारे व्यक्तिगत जो पक्षपात है उसके आने की संभावना रहेगी, उसके अभिनत की संभावना रहेगी। लेकिन यदि हम उसका क्वांटिफिकेशन कर देंगे तो क्वांटिफिकेशन करने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो कंपोजिट इंडेक्स के आधार पर आएगा, वो कोरिलेशन के आधार पर आएगा, और वो रिजल्ट निश्चित रूप से जो है वो बताएगा। और इसलिए उसका प्रयोग हम, चाहे वो भारत का समाज हो, चाहे चाइना का समाज हो, रूस का समाज हो, जर्मनी का समाज हो, अमेरिका का समाज हो, कहीं का समाज हो, वहां पर हम समान रूप से लागू कर सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं, साइंस क्या कहती है, साइंस ये तो कहती है कि हमारे लॉज यूनिवर्सल होने चाहिए। जैसे H2 और O को मिला के पानी बनाया जाता है, तो चाहे वो कानपुर में बनाइए, लखनऊ में बनाइए, जर्मनी बनाइए, रूस बनाइए, पानी ही बनेगा। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं, वो पानी बनता है। ऐसे ही जैसे मैंने कहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स अर्बनाइजेशन, हमने कहा था कि जुवेनाइल डेलिक्वेंट जो है वो गंदी बस्ती में पैदा होते हैं, तो ये सिद्ध है कि ऐसा होगा। अगर हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिजाइन का प्रयोग किया अपने रिसर्च में, और हमने एक ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक को कंट्रोल ग्रुप बनाया, और एक गांव ऐसा जहां पर सिलाई मशीन हमने बांटी, और एक ऐसा ग्रुप गांव जहां पर सिलाई मशीन नहीं बांटी, और हमने देखा कि टेक्नोलॉजी का महिलाओं के सशक्तिकरण में क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसको अध्ययन करने के लिए हमने उनको एक, उन वेरिएबल्स को, जो भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनमें हमने क्वांटिफिकेशन कर दिया, और आंकड़ों के आधार पर जब हमने रिजल्ट निकालना शुरू किया, तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सिर्फ उस गांव विशेष में तकनीकी से महिला सशक्तिकरण की बात को नहीं उद्भाषित करेगा, बल्कि ये सामान्यकरण कह सकता है कि हाँ, इस तरीके की तकनीकी के वितरण से महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है।
निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता, बच्चों के प्रजनन का उनका अधिकार, बच्चों की शिक्षा, उनकी आर्थिक स्वावलंबन, उनका सामाजिक स्वावलंबन, उनकी सामाजिक अस्मिता का में वृद्धि और कभी-कभी नेतृत्व निर्माण का भी आधार बन सकता है। ये सारे तथ्य निकल के आएँगे। लेकिन these will be objective, these will be universalized, these will be based on the cause effect relationship because these are quantified and quantified data. So स्टैटिस्टिकल मेथड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम सामाजिक परिघटनाओं का को सांख्यिकीय मान दे करके रिजल्ट निकालते हैं और वो रिजल्ट जो होते हैं वो कोरिलेशन पर आधारित होते हैं। वो रिजल्ट काई स्क्वायर टेस्ट के आधार पर निर्धारित होंगे, वो रिजल्ट रिग्रेशन एनालिसिस के आधार पर डिसाइड होंगे, वो रिजल्ट उनका एक एवरेज मीन लेकर डिसाइड होंगे। यानी कि जो सांख्यिकी पद्धतियां सामान्यतः एक समाजशास्त्री एक सामाजिक शोधकर्ता करता है, उनका प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास आधार है और उन आधारों के आधार पर हम टैली बनाएंगे तो हम टेबुलेशन करेंगे और फिर जब अब सामने तथ्य देखिए, कोई भी जो तथ्य या डेटा है शोधकर्ता फील्ड में जाता है, इकट्ठा करता है, उसका अपना स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता। वो जब शोधकर्ता की मेज पे डेटा डाला जाता है तो वो बेईमानी होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, उससे कोई भी सामाजिक सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उपलब्ध डाटा के पारस्परिक सहसंबंध स्थापित ना किए जाए। जब तक उन पारस्परिक डेटा से क्या रिजल्ट आ सकता है उनके इंटरेक्शन से वो ना स्टैब्लिश किया जाए, तब तक उस डेटा का कोई अर्थ नहीं है। और हमने क्वांटिफिकेशन कर दिया तब तो बहुत ही स्पष्ट हो गया कि इस डाटा का मान इस डाटा का मान ये, इस डेटा का मान ये है और इनके बीच ये रिलेशन, इसलिए ये रिजल्ट निकलेगा। तो इसलिए स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग भी बड़े पैमाने पर समाजशास्त्र में पहले भी किया जाता था और आज भी किया जा रहा है। कई बार जैसे हम इन डेप्थ स्टडीज करते हैं, इवैल्यूएशन स्टडीज करते हैं, इनमें भी हम स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग करते हैं। अगर आपने कोई वेरिएबल्स बनाए, सब वेरिएबल बनाए, तो उनको आपको सांख्यिकीय मान देना होगा और तब आप देखेंगे कि वास्तव में अमुक विकास कार्यक्रम का प्रभाव क्या होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपको समझना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या आपको सुना दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना या किसी स्टार्टअप स्टैंड अप मुद्रा लोन योजना या ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली कोई भी योजना, जनधन योजना, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ऐसी कोई योजना का नाम ले लीजिए आप और आपको ये काम दिया जाए कि साहब आप पता करिए इस योजना का कोई प्रामाणिक प्रभाविता रही है क्या, ये बड़े समाज पर इसकी प्रभाविता रही है क्या। तो इसको अध्ययन करने के हम क्या करते हैं, इससे हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं और इन डेप्थ स्टडी करने के लिए हमको इंटरशेड्यूल के माध्यम से डेटा कलेक्शन करना होता है और डेटा कलेक्शन करके उनमें हम उन जो उद्देश्य हमने तय किए उन उद्देश्यों को हम सांख्यिकीय मान देते हैं और फिर परिणाम निकालते हैं और फिर ये चीजें हम सरकार को देते हैं कि साहब ये स्टडी, कहते हैं ना सोशियोलॉजी का क्या प्रयोग है। वास्तव में सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले वेलफेयर प्रोग्राम्स जो भी हैं, यदि उनको उनको चलते रहना चाहिए, यदि उनको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए या उनकी जगह पे क्या करेक्टिव मेजर्स लेकर के नया प्रोग्राम चलाना चाहिए, यदि इसका कहीं सबसे अच्छा प्रयोग कर सकता है तो कोई समाजशास्त्री ही इसका प्रयोग कर सकता है। इसलिए मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, चूंकि आप ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं जैसा मुझे जानकारी मिली है, या इससे इतर भी जो विद्यार्थी हमारे शोधार्थी हमको सुन रहे हैं, समाज विज्ञान का प्रैक्टिस करते हैं, दोज आर प्रैक्टिसिंग सोशियोलॉजी इन द फील्ड फॉर द डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स, फॉर द ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्चर्स। मैं आपको जान करके हर्ष होगा कि जो भारत देश में पहला कार्यक्रम लागू किया गया था 1948 में पायलट प्रोजेक्ट रूप में और 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, जिसके माध्यम से भारत के लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाने की बात की गई थी, स्वावलंबी बनाने की बात की गई थी। और उस कार्यक्रम की सफलता को आकलन करने के लिए पहली बार जो स्टडी ग्रुप बनाया था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वो प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे जी की अध्यक्षता बनाया था और ही वाज ए सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यू नो वेरी वेल। उन्होंने स्टडी करके बताया था कि वास्तव में चाहे वो सीडीपी हो, चाहे आरडीपी हो, यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, इनकी सफलता इस पर निर्भर करती है किसी विकास कार्यक्रम की कि वो लोकल इथोस और एडोज, लोकल कॉन्टेक्चुअल वैल्यूज के साथ कोप अप करके बनाया गया या नहीं। यदि वो स्थानीय मूल्यों, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय जरूरतों
इसके अनुरूप नहीं है तो कोई भी विकास कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। हर देश के अपना एक कल्चरल मिलू होता है, उसकी कम्युनिटी नीड्स होती हैं और उस कम्युनिटी नीड असेसमेंट, नीड आइडेंटिफिकेशन के आधार पर और उन कम्युनिटी वैल्यूज को सामने रख कर के ही कोई भी विकास कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। और इसलिए सीडीपी के फेल्योर के पीछे जो कारण थे, वो सारे कारण प्रोफेसर दुबे ने देश के सामने रखे और उसके बाद एक करेक्टिव मेजर्स लिए गए और उसमें जो आवश्यक परिवर्तन था, उसको परिवर्तित करके उसको बाद में परिवर्तित किया गया। ये बात दर्शाती है कि समाज विज्ञान की भूमिका कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। आप सब भी जानते हैं कि स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग इसी तरह हम सब करते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड कई बार बोझिल सी हो जाती है जब हम हर चीज को आंकड़ों के माध्यम से परिभाषित करते हैं, तो हम कुछ चीज मिस कर रहे होते हैं और वो चीज जो मिस कर रहे होते हैं वो होता है व्यक्ति की स्टिमुलाई रिस्पॉन्स मेथड को। कई बार हम चीजों को स्टॉक ऑफ नॉलेज के आधार पर डिफाइन करता है व्यक्ति। व्यक्ति के जीवन में जो उसकी ज्ञान भंडार है, जो उसकी परिस्थितियां, उसकी संस्कृति, उसके मूल्य, जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश में उसका जन्म हुआ है, जहाँ उसका समाजीकरण हुआ, जहाँ वो पला और बड़ा है, स्टॉक ऑफ नॉलेज वैसा होता है। और वो चीजों का निवर्चन वस्तुओं का, घटनाओं का, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का उस आधार पर ही करता है जो उसका स्टॉक ऑफ नॉलेज है। कई बार हम कॉन्टेक्चुअल इवेल्युएशन भी करते हैं, कॉन्टेक्चुअल रिस्पॉन्स भी करते हैं, यानी कि चीजों का एक संदर्भित मूल्य भी होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम हैरोल्ड गारफिंकल की बात करें अगर, तो एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी होती है चीजों की। जैसे कोई बच्चा अगर गोली की बात करेंगे तो वो टॉफी समझेगा, कोई डॉक्टर ओरल पिल समझेगा, उसको दवा की गोली समझेगा, और कोई सैनिक उसको बुलेट समझेगा। लेकिन गोली का तीनों कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, यानी हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से उसका विश्लेषण किया। ऐसे ही अगर आप बात करें, जैसा मैंने अभी आपसे कहा स्टॉक नॉलेज की, कोई आदिवासी ने यदि हेलीकॉप्टर नहीं देखा है कभी, उसको कभी विकास के प्रकाश किरणों का एहसास नहीं हुआ है और वो दूरस्थ इलाके में रहता है, तो वो उड़ती हुई चिड़िया को हवाई जहाज समझ सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ऑफ नॉलेज के आधार पर ही हम सोशल रियलिटी को इंटरप्रेट करते हैं। इसलिए मित्रों, मैं बात कर रहा था क्वालिटेटिव मेथड्स की। क्वालिटेटिव मेथड्स में केस स्टडी मेथड प्रासंगिक मेथड है। बहुत सारी पद्धतियां हैं, मैं अभी जो समय है उस समय के अंतर्गत हम क्वालिटेटिव केस स्टडी मेथड और सोशियोमेट्री का ही चर्चा कर पाएंगे। जो आपके समक्ष ये है केस स्टडी मेथड है, बड़ी प्रासंगिक मेथड। यदि आपको किसी भी विशेष इकाई, व्यक्ति और परिस्थिति का समग्र अध्ययन करना है, उसके सभी पक्षों का, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, नैतिक पक्षों का अध्ययन करना है, तो आपको केस स्टडी मेथड का अध्ययन करना पड़ता है। वैयक्तिक अध्ययन विधि, जैसा उसके नाम से पता चलता है, हम जब कभी उदाहरण तौर पर अगर हमें ये अध्ययन करना है कि लखनऊ शहर में जो पहाड़ के मूलतः निवासी हैं वो कितने लोग रहते हैं और उनकी उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, वो किस तरीके की वोटिंग करते हैं, उनका वोटिंग पैटर्न क्या है, उनकी नीड्स क्या, उनकी उनकी मान लीजिए दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, उनकी फूड हैबिट्स क्या क्या है। तो अगर हमको कोई ऐसा रोजगार चलाना है जो हमें ये टारगेट करना, हमारा टारगेट ग्रुप सिर्फ पहाड़ के लोग हैं, तो लखनऊ के वो इलाका जहाँ पर हुमायूं गढ़वाल के अधिकांश बाशिंदे रहते हैं, जैसे विकास नगर है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये उदाहरण के रूप में लिया जाना चाहिए, इसको ऑब्जेक्टिविटी के रूप में लेना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिविटी के नाते मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो आपने वहाँ पर एक बड़ा आउटलेट खोलना है, तो हमको वहाँ के उन बाशिंदों की फूड हैबिट्स की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर जो भी ह्यूमन सेटलमेंट है, 1500 2000 लोग रहते होंगे, 4000 लोग रहते हैं, उसको सैंपलिंग से हम केस केस स्टडी करेंगे। हम वहाँ से 100-50 लोग उठाएंगे और उनका समग्रता से अध्ययन करेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ, वो पले बड़े कैसे, उनके पिताजी क्या भोजन करते थे, वो क्या भोजन करते हैं, उनके घरों में क्या आज भी वही भोजन है, या वर्तमान में औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण, बाजारीकरण के कारण जो बहुत सारे प्रभाव हुए हैं, क्या उनकी भोजन की आदतें बदल गई हैं क्या। उन सब के आधार पर हम एक आउटलेट खोलने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही हमको अगर दिव्यांगों का अध्ययन करना है, ऐसे ही अगर हमको कुछ
विधवाओं का अध्ययन करना है, हमको अध्ययन ऐसा करना है कि जो छात्र नेता क्या सोचते हैं, स्टूडेंट मूवमेंट्स का अध्ययन करना है, तो हम केस स्टडी करेंगे कि ऐसे छात्र नेता जो नेशनलिस्टिक हैं, जो सोशलिस्टिक हैं, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म में विश्वास करते हैं, उन सब में हम कुछ कुछ नेताओं को लेकर के, जैसे उदाहरण तौर पर यदि हमको पासी जाति का अध्ययन करना है कि उनकी जो है फ्रीडम मूवमेंट में क्या भूमिका रही हो, तो हमको केस स्टडी करेंगे। हम 50-60 ऐसे लोग लेंगे और उनकी पूरी बृहद स्टडी करने के बाद उनके सारे पक्षों का अध्ययन करेंगे और तब हम एक निष्कर्ष निकालेंगे। वो निष्कर्ष भी वैज्ञानिक और प्रामाणिक होगा कि वो 50 लोग उस पर्टिकुलर सोसाइटी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव। इसको हम केस स्टडी मेथड कहते हैं। केस स्टडी मेथड बहुत अच्छी भी है। जिन शोधकर्ताओं के पास समय का और धन का अभाव है, उनके लिए पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि केस स्टडी मेथड के ऊपर कई बार अभिनत झुकाव अवैज्ञानिकता का आरोप लगाया जाता रहा है। दूसरी तरफ सोशियोमेट्री मेथड है। सोशियोमेट्री मेथड बेसिकली अंतःक्रियात्मक संबंधों, अंतर पारस्परिक संबंधों, उनकी जरूरतों, उनके गुण, पारस्परिक जो उनका झुकाव, उनका प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, राग, अनुराग, उनको उनको तवज्जो दिया जाना, उन सब के आधार पर ये पद्धति का प्रयोग किया गया है। हू शैल सर्वाइव में जेल मोरेनो नाम के एक विद्वान ने इसकी स्टडी किया था और ये बेसिकली स्टडी शरणार्थियों के बीच की गई थी, जो कैंप्स में निकले हुए लोग थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनके बीच में कैसी क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं, उनमें कौन दलगत नेता हो सकता है, कौन कौन लोग कौन कौन से काम कर सकते हैं, उसके आधार पर जेल मोरेनो ने हू शैल सर्वाइव में सोशियोमेट्री मेथड या समाजमिति पद्धति का प्रयोग किया था और बड़ी प्रभावी पद्धति रही है। अभी भी अगर कक्षाओं के बीच में किसको मॉनिटर बनाना है, किसी को अध्ययन करना है, तो सोशियोमेट्रिक मेथड का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हम क्रिस क्रॉस, फर्स्ट, सेकेंड और ऐसे करीब 7 ऑर्डर में बनाते हैं। उस आधार पर हम लोगों के प्रेफरेंसेस को लेते हैं और ये पूछते हैं कि कौन व्यक्ति आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन व्यक्ति कम महत्वपूर्ण, उसके आधार पर प्रेफरेंसेस दीजिए। और जब निकलता है कि 10 लोगों से मैंने पूछा, 10 में से प्रेफरेंसेस में कोई एक व्यक्ति ऐसा निकला जिसको सभी 9 लोग प्रेफरेंस करते हैं, तो माना जाएगा कि वही उस क्लास का मॉनिटर होगा। और इस तरीके की प्रयोग हम अन्य जगह करते हैं। यद्यपि हुसल सर्वाइव के आधार पर जो जेल मोरेनो ने सोशियोमेट्री का प्रयोग किया था, उसको और अधिक वैज्ञानिक बना करके और अधिक उद्भाषित परिवर्धित करने का काम हेनिंग्स ने किया था और हेनिंग्स ने भी इसको एक्सप्लोर करने का काम किया और कहा कि आधुनिक जो समाज है, जो मास सोसाइटीज है, वहाँ पर लोगों की प्रेफरेंसेस, उनकी नीड, उनकी लाइकिंग, उनकी डिसलाइकिंग के आधार पर यदि सोशियोमेट्री मेथड का प्रयोग किया जाए, तो निश्चित रूप से समाज विज्ञान में एक गुणात्मक पद्धति का ऐसा प्रयोग जो न केवल एक बेहतर समाज बनाने में, बेहतर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को चलाए रखने में, बेहतर मार्केट स्ट्रक्चर चलाए रखने में सहायक होगा। इस तरीके का एक प्रयोग भी क्वालिटेटिव मेथड के किया जाता है। आपको पता है एथनोमेथोडोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ऐसी तमाम पद्धतियां हैं जिनका प्रयोग अभी किया जा रहा है और ये सब क्वालिटेटिव मेथड है। अभी ग्राउंड थ्योरी की बात की जा रही है, जो क्वालिटेटिव है, ये फ्यूजन है बेसिकली ग्राउंड थ्योरी, जिसमें दोनों चीज़ों फ्यूजन किया गया है। और ग्राउंड थ्योरी भी ऐसे शोधकर्ता जिनके पास समय है ज़्यादा, क्योंकि नरेशन के आधार पर है। आजकल जो ओरल हिस्ट्री है उसमें नैरेटिव स्टडीज की बात की जा रही है। ये भी एक क्वालिटेटिव मेथड्स हैं कि व्यक्ति के जो नरेशन करता है उसके तथ्यों के आधार पर, और उसमें से हम वो चीज़ें उद्भाषित करते हैं जो हमारे लिए वैज्ञानिक निष्कर्ष का, वैज्ञानिक परिणाम का कारण बन सकती हैं, वो हम कर रहे हैं। क्योंकि नैरेटिव हिस्ट्री जो है वो आज का समाजशास्त्र में प्रयोग होने लगी। इससे $3 बिलियन की एक इंडस्ट्री है जिसको हम स्टोरी टेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं, ये दुनिया में फैल रही है। मित्रों, आपको ताज्जुब होगा, ये यूरोप में ही नहीं, क्योंकि यूरोप में तो तमाम जो फैमिलीज हैं वो ब्रोकन हो चुके हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम वहाँ है नहीं, ओल्ड एज होम्स में लोग रह रहे हैं। इसलिए कंप्यूटराइजेशन के एज में वहाँ जब फैमिली जैसी संस्था डिसमेंटल हो गई है, तो और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है स्टोरी टेलिंग का जो व्यापार है, मैं विशुद्ध कहूँगा व्यापार है। एक ज़माने में भारत देश में जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, तो स्टोरी टेलिंग धीरे-धीरे हमारे दादा-दादी, नाना-नानी के माध्यम से मिलती थी। तो चाहे अनचाहे हमें उन सामाजिकरण, उस तरह हमारे व्यक्तित्व का सृजन होता था। हमारे अंदर वीर, शौर्य, साहस, करुणा, दया, पारस्परिकता, सद्भाव और प्रेम जैसे गुणों का अपने आप ही निरूपण इन कहानियों के माध्यम से एक
आभासी एक तरीके से ऐसा समाजीकरण जो दिखाई नहीं देता था, उसमें निरूपित हो जाता था और एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण होता था। लेकिन आज भारत ही नहीं, एशिया के तमाम देशों में जहाँ पर वैश्वीकरण अपने पैर पसार रहा है, जहाँ आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण की बयार से अपने को समाज ने दूर नहीं रख सका है, वहाँ पर निश्चित रूप से स्टोरी टेलिंग यानी नैरेटिव हिस्ट्रीज़ का इम्पोर्टेंट बढ़ गया है और नैरेटिव हिस्ट्रीज़ के आधार पर ना केवल लोग अपने व्यक्तित्व को सँवार रहे हैं, बल्कि साथ-साथ बच्चे एक बेहतर काम करने के लिए, बेहतर नागरिक बनने की ओर भी प्रेरित हो रहे हैं। समाजशास्त्र में नई चीज़ों का इन क्वालिटेटिव मेथड्स का प्रयोग हो रहा है। मैंने भी कई अपने शोध अध्ययनों में इसका प्रयोग किया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि समाजशास्त्र में एक तुलनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति के साथ-साथ यदि क्वालिटेटिव मेथड जिसके अंतर्गत हमने केस हिस्ट्री मेथड की बात की वो और सोशियोमेट्री साथ-साथ ग्राउंड थ्योरी और नैरेटिव हिस्ट्री का प्रयोग यदि समन्वित रूप से किया जाएगा, तो आप सब मान के चलेंगे कि एक बेहतर समाजशास्त्र बनाने में हम सब सहायक होंगे। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो पूर्णतः वैज्ञानिक है और इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमको फ्यूज़न करना पड़ेगा। आप इस पद्धति की प्रक्रिया में बहुत कुछ बचाना अभी शेष था क्योंकि आप ये मानेंगे कि आज जो ख़ास तौर पर अगर हम गरीबी की अध्ययन की बात करें, हम बेरोज़गारी के अध्ययन की बात करें अगर हम विकास के अध्ययनों की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अध्ययन की बात करें, उन अध्ययनों में सिर्फ़ क्वांटिफ़िकेशन के आधार पर अध्ययन नहीं हो पा रहा है और इसलिए सोशल इंडिकेटर अप्रोच का प्रयोग किया जा रहा है। कहा जाता है कि जो हिडन कॉस्ट है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर विकास और पर्यावरण के संबंधों का एक अध्ययन उदाहरण ले लीजिए आप, तो आप बेहतर तरीके से अंत में हमारी बात को समझ पाएँगे। विकास और पर्यावरण के संबंधों में जो पहले अध्ययन किए जाते थे, उन अध्ययन में ये देखा जाता था कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो पर कैपिटा इनकम है, जो परचेसिंग कैपेसिटी है, वही निर्णायक है। यदि किसी देश और समाज की क्रय शक्ति बेहतर है, यदि किसी देश और समाज की सकल घरेलू उत्पाद बेहतर है, यदि किसी देश और समाज की प्रतिव्यक्ति आय बेहतर है, तो ये माना जाता था वही देश और समाज विकसित समाज है। विद्यार्थियों अब ऐसा नहीं रह गया है। क्योंकि अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर तय तो होता है कि भई ये इंडेक्स हमने दे दिया और उसका क्वांटिफिकेशन किया। जो खरा उतर रहा है, वो आगे है, जो नहीं उतर रहा वो पीछे है। लेकिन अभी जो नए अध्ययन हो रहे हैं, उन अध्ययनों में विकास पर्यावरण के संबंधों में छुपी हुई जो इकोलॉजिकल कास्ट है, उसकी भी स्टडी की जा रही है। ये माना जा रहा है कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जो सोशल हेल्थ है, उसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इसलिए अब लोग उस इकोलॉजिकल कास्ट को, उस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, सोशल हेल्थ को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं और ये मानते हैं कि सिर्फ क्वांटिफिकेशन के आधार पर भी नहीं, बल्कि क्वालिटेटिव डाटा के आधार पर भी स्टडी किया जाना चाहिए। तो सो देयर इज नीड टू हैव अ फ्यूजन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स इन सोशियोलॉजी, देन ओनली वी कैन मेक a grand theories in sociology to establish this as a science as it is already established universally. तो बहुत-बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, आप सबको, दर्शकों को भी कि आप सब आगे अवसर मिलेगा और बृहद रूप से तमाम ऐसी शोध पद्धतियाँ जिनका हमने अध्ययन नहीं अभी तक आपके सामने रखा है, उनको बताने का अवसर प्राप्त होगा। एक अंतिम बात जो हम कह कर के समाप्त करेंगे और वो बात ये है कि समाजशास्त्र अब अपने पैर बड़े पैमाने पर अन्य समाज विज्ञानों के बीच भी पसार रहा है। अगर विकास अध्ययन करने हैं, अगर महिला अध्ययन करना है, अगर पर्यावरणीय अध्ययन करने हैं, अगर हमको खुशहाली का अध्ययन करना है, तो हमें समाजशास्त्र का अध्ययन करना होगा। और समाजशास्त्र इसलिए उन नए उपागमों, नए प्रविधियों, नई तकनीकों के साथ आगे आ रहा है। ये बात वैश्विक स्तर पर तो एस्टेब्लिश है ही है, बल्कि भारत देश में जो तमाम काम करने वाले ऐसे डेवलपमेंट स्टडी सेंटर्स हैं, वहाँ पर भी ऐसा काम हो रहा है। हम जिस जगह बैठे हैं लखनऊ में, यहाँ पर भी गिरी समाज विकास संस्थान है और गिरी इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट स्टडीज़ में भी इस तरीके से क्षेत्रीय अध्ययन किए जा रहे हैं। मैं भी कई सारे अध्ययनों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब आने वाले समय में इन अध्ययनों के साथ अवगत होंगे और अपने ज्ञान को परिवर्धित, परिमार्जित करेंगे। इस संपूर्णता के साथ मैं आप सबको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और ये विश्वास करता हूँ आगे भी हमसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।